नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो आपका 36 सीरीज चलाई जा रही है, आज हम 36 सीरीज में से क्लास नंबर 9 को देखेंगे। देखिए, ये वाली जो सीरीज है ये सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए चलाया गया है। तो नीचे की जितने भी एग्जाम होती है, जीडी हो गया, स्टेनो इत्यादि, सभी को देखना है जी, है ना भैया। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आप सभी को बता दूं कि मेरे एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं जो आपके पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में होते हैं, जो सीधे आपके एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आती है। तो कोई भी बातों को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और एक बात आप लोगों को बता रखा हूं कि अगर आपकी एसएससी की एग्जाम में जीके जीएस कमजोरी बन रही है तो आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन मेरे पास पैरासीटामोल 500 नाम का एक ई बुक है, जो आपको एसएससी एग्जाम में जीके जीएस के क्षेत्र में कंक्रीट जैसे फाउंडेशन देने के लिए जो है उपयोगी है। और इसकी फ़ायदा आपने भी समझ लिया होगा, कई सारे एग्जाम हो गए इनको रिलीज होने के बाद। तो आप लोग भी ले सकते हो, इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हो। एक वाजिब दाम में जो है आपको वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए बेहतर होगा। ये 447 पेज में है जी, पहले ही बता दूं। इनके अलावा जो है ना, S30 भी अवेलेबल है आपका एसएससी के लिए ही है, ये अलग सीरीज थी। एक आपका रेलवे के लिए चल रहा है R30, जिसमें अभी 18 क्लास हो गई है। तो रेलवे के NTPC RPF इत्यादि एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। बिहार एसएससी का कंटेंट भी अवेलेबल है, आप ये भी ले सकते हैं। तो जैसा रिक्वायर है आप लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको जो है व्हाट्सएप पे ले जाएगा और वहां से आप मैसेज करके कंटेंट को बाय करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि भाई कोई पेड बैच है ना, उसी प्रकार की कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला जो प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, कि जो खेल के क्षेत्र में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछ रहा है। तो भैया, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 3 इवेंट होते हैं। जी सर, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो है ना, इसमें आपका 3 इवेंट होता है। ये अपने आप में सही है। हर कथन आपका कौन सा क्वेश्चन आंसर है, तो उनको भी ध्यान में रखें। इनके अलावा क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 है, डेकाथलॉन खेल में कुल 4 ट्रैक इवेंट होते हैं। जी, इसमें 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और ये 2 दिनों तक चलती है खेल, और इसमें कुल 10 प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जिसमें 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 अन्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी अपने आप में सत्य हो गया है। तीसरा कथन जो है, पुरुषों के 400 मीटर जो हर्डल रेस होते हैं, उसमें शुरुआती और आखिरी बाधाओं को छोड़ते हुए अन्य हर्डल के बीच की दूरी 35 मीटर होती है। एकदम सही है जी, तीनों के तीनों कथन सही हो गया। जो तीसरा कथन है ये कुछ इस प्रकार से है कि जो पुरुषों का 400 मीटर का दौड़ होता है ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए कि ये वाला है ना, और आपका जो फिनिश लाइन है ये वाला है। इन दोनों हर्डल को छोड़ दिया जाए, पहला हर्डल और आखिरी हर्डल, तो बीच में जितने भी हर्डल है उनके बीच का गैप क्या 35 मीटर है। जी एकदम सही है, 35 मीटर होता है। इन सभी बातों को हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपयुक्त तीनों कथन आपका जो है सही हो गया है सर, है ना। अब आइए, पावर लिफ्टिंग में 3 मुख्य इवेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है स्क्वाट, एक होता है बेंच प्रेस और एक होता है डेडलिफ्ट। ये पावर लिफ्टिंग के 3 प्रमुख इवेंट होता है। अरे नहीं क्या, एक दोनों हाथ से उठाते हैं, फिर उठा के सीना के पास लाते हैं और एक ऊपर ले जाते हैं, उसी को ये 3 इवेंट नाम दे दिया गया है, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। ठीक है, तो ये पावर लिफ्टिंग के जो है 3 प्रकार के आपका जो है मेन इवेंट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा समझ गए पावर लिफ्टिंग के जो है 3 प्रमुख इवेंट कौन कौन से हो गए। कभी कभी नाम भी पूछता है, 4 गो ऑप्शन देगा, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट हो गया। ठीक है, इनके अलावा जो पावर लिफ्टिंग होते हैं ना, उसके जो 3 इवेंट हो गए आपका यहाँ पे, उन तीनों में एक खिलाड़ी को 3-3 चांस दिए जाते हैं। ठीक है, 3-3 चांस दिए जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, इंटरनल बात। इनके अलावा डेकाथलॉन, ये स्टेटमेंट नंबर 2 में था। डेकाथलॉन एक जो है प्रतियोगिता होती है, इवेंट होती है। इसमें 10 प्रकार के खेल को शामिल किया जाता है। ठीक है, जिसमें 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 6 फील्ड इवेंट होते हैं, यानी 4 + 6 टोटल इसमें जो है 10 प्रकार के खेल होते हैं। डेकाथलॉन आप डेका से पकड़ लेंगे आप 10 को, है ना। इसके अलावा यह खेल कितने दिनों तक चलती है, तो 2 दिनों तक चलती है। कौन सी खेल की बात हो रही है साहब, डेकाथलॉन की। इसके अलावा जो ट्रैक इवेंट होते हैं आपके डेकाथलॉन में, ये कौन कौन से होते हैं, 100 मीटर, 400 मीटर, 110 मीटर और 1500 मीटर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दौड़ होते हैं आपका, जो आपका ट्रैक इवेंट हो गया। बाद बाकी जो 6 आपका फील्ड इवेंट होते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो। ये 6 प्रकार के जो खेल हैं ये आपका किया जाता है फील्ड के अंदर, और ये 4 प्रकार के खेल जो है ये ट्रैक इवेंट है, यानी दौड़
दौड़ है। ठीक है, तो टोटल 10 खेल होते हैं, 2 दिनों तक चलती है। किस खेल में भैया? डेकाथलॉन में 4+6 में डिवाइड है। इनके अलावा हेप्टाथलॉन, अब हेप्टा, हेक्सा के बाद हेप्टा आता है। हेक्सा मतलब 6 होता है और हेप्टा मतलब 7 होता है और ओक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। ठीक है, तो हेप्टाथलॉन मतलब इसमें 7 इवेंट होता होगा। जैसे डेकाथलॉन में 10 इवेंट होता है, वैसे हेप्टाथलॉन में 7 इवेंट होते हैं। यह भी 2 दिन तक चलती है। जैसे आपका डेकाथलॉन 2 दिन तक, वैसे ही हेप्टाथलॉन भी 2 दिनों तक आयोजित करी जाती है। इस प्रतियोगिता में 3 ट्रैक इवेंट और 4 फील्ड इवेंट होते हैं। डेकाथलॉन में क्या हो रहा था? 4 ट्रैक इवेंट और 6 आपका फील्ड इवेंट हो रहा था। एक एक बात को ध्यान रखते चलेंगे बच्चा, है ना, काम आवेगी। 3 ट्रैक इवेंट में कौन कौन से होते हैं? हेप्टाथलॉन में 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर। उसमें कौन कौन सा था? पहला वाले में 100 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर। ठीक है भैया, डेकाथलॉन में। और हेप्टाथलॉन में कौन कौन से हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, है ना, यही 3 गो है ना। इसके अलावा जो 4 गो फील्ड इवेंट है, हाई जंप, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो और लॉन्ग जंप, ये 4 गो है आपका हेप्टाथलॉन में। कहने का मतलब निचोड़ यहाँ तक हमने समझा है कि डेकाथलॉन में 10 गो खेल होता है, 2 दिन चलता है ना। 4 गो ट्रैक इवेंट और 6 गो फील्ड इवेंट होता है। हेप्टाथलॉन में 7 गो खेल होता है, 2 दिन तक चलता है, 3 गो ट्रैक इवेंट और 4 गो फील्ड इवेंट होता है। इतना भी याद रखे, काफी है। इनके अलावा महिलाओं के 100 मीटर जो हर्डल दौड़ होता है, बाधा दौड़ होता है, उसमें बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? इमेज देखेंगे समझ में आवेगा, फिलहाल तो यहाँ थ्योरी पढ़िए। तो बाधा की जो ऊंचाई है ये आपका 83.8 सेंटीमीटर होता है ना। इस यहीं पे पुरुष के जो 110 मीटर की बाधा दौड़ होती है, उसमें जो है हर्डल की ऊंचाई 1.067 मीटर होती है ना। देखिए, पुरुष वाला जो 100 मीटर का इवेंट है ना, वो 110 मीटर की होती है और महिला वाला जो 100 मीटर की इवेंट है वो 100 मीटर की होती है। तो अगर कहीं 110 मीटर दौड़ लिखा रहे और महिला पुरुष मेंशन नहीं रहे तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि ये पुरुष वाली दौड़ की बात कर रही है। ठीक है भैया, और अगर 100 मीटर लिखा रहे तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ जानी है कि ये महिला वाली बात कर रही है। ठीक है मेरे भैया, तो इतना जरूर ध्यान रखना। तो महिला का जो 100 मीटर का हर्डल रेस होता है, उसमें हर्डल की ऊंचाई 83.8 सेंटीमीटर, अब पुरुष वाला 110 मीटर वाला में 1.067 मीटर होता है। अब देखिए, महिला जो बाधा रेस है वो शुरुआती बिंदु से प्रथम हर्डल की बीच की दूरी 13 मीटर होता है। फिर दो गो हर्डल के बीच में 8.5 मीटर और आखिरी और फिनिश लाइन के बीच की दूरी जो है 10.5 मीटर होता है। इन तीनों चारों को गुना भाग करके जोड़ेंगे तो 100 मीटर हो जाइएगा। आइए करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि भाई शुरुआती बिंदु से जो पहला है ये 13 मीटर है। अब दो गो हर्डल, तो बीच में आपका 9 गो हर्डल पड़ेगा जी, है ना। तो कितना बार आ जाएगा आपका, है ना, 9 गो हर्डल पड़ेगा तो 8.5 मीटर है ना। तो 8.5 को 9 से गुना कर दो, 9 8 72 और 9 5 45, 4.5 तो 76 इधर से हो गया 76.5, है ना। और लास्ट में जो बचा वो लास्ट हर्डल से फिनिश लाइन के बीच की दूरी हो जाएगी, है ना। तो 76 और 13 कितने हो जाएंगे? 6 3 9 7 1 8, 89.5 तो इधर ही हो गया, है ना। अब हमको चाहिए 10.5, है ना। तो 10.5 जो है आखिरी हर्डल और फिनिश लाइन के बीच की दूरी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आई होप आपको चीजों को समझ में आया कि 2 हर्डल के बीच की दूरी 8.5, पहली स्टार्टिंग लाइन और पहली हर्डल के बीच की दूरी 13 मीटर और आखिरी हर्डल और फिनिश लाइन के बीच की दूरी 10.5 मीटर होती है महिला के 100 मीटर हर्डल रेस में। वहीं पुरुष की बात करेंगे तो स्टार्टिंग लाइन से जो है आपका पहला हर्डल के बीच की जो दूरी है ना, ये थोड़ा ज्यादा होता है, 13.72 मीटर होता है, 13.72 मीटर होता है ना। और 2 गो हर्डल के बीच की दूरी जो है 9.14 मीटर और आखिरी हर्डल और फिनिश लाइन के बीच की दूरी 14.2 मीटर होती है। ये समझा चुका हूं, बस आंकड़ा बदल गए हैं पुरुष वाले में, क्योंकि ये 110 पुराना है और महिला वाले में 100 पुराना था। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, सेज जो होता है, उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है, आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए, जो सेज होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वो सबसे पहले क्या होता है? कुछ ऐसा दायरा जहाँ पे जो है व्यापार जो है सुगम होती है या फिर बहुत सारी चीज़ों में रियायत या छूट दी जाती है ना। तो ऐसे क्षेत्र को हम SEZ जोन कहते हैं या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब इसके संदर्भ में मुझे छांटना है कि कौन सा कथन
कथन सत्य है या फिर गलत है। तो यहाँ सत्य पूछ रहा है। भारत में SEZ की नीतियों के अध्ययन करने के लिए बाबा कल्याणी समिति की रिपोर्ट 2018 में सौंपा गया था। ये एकदम सही है। बाबा कल्याणी समिति जो है ये SEZ पे काम किया था, जिन्होंने अपने रिपोर्ट को 2018 में सौंपा था सरकार को। कथन 2 है कि देश में सबसे ज्यादा परिचालन SEZ की संख्या जो है कर्नाटक में है। ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। गलत पहचानने के लिए कह रहा है कि भाई, है ना, कौन सा कथन सत्य है, सत्य है, असत्य, असत्य हो जाएगा। यहाँ पे असत्य लगाइएगा, मैं सही करके दूंगा इस क्वेश्चन को, असत्य हो जाएगा। सबसे ज्यादा परिचालन वाला जो है SEZ की संख्या जो है ये तमिलनाडु में है वर्तमान में, न कि कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है और आपको गलत ही इस क्वेश्चन में चुनना है। पहला वाला कथन इसमें जो है राइट है, ठीक है। अब आइए, SEZ किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र जो लगभग शुल्क मुक्त होता है या फिर व्यापार सुगम होता है। वर्तमान में 379 SEZ को जो है इंडिया में चिन्हित किया गया है, जिसमें 265 जो है चालू है। ये आंकड़े भी ध्यान रखना, CGL मेंस देने जा रहे हो। इनके अलावा लगभग 64% जो SEZ एरिया है, स्वाभाविक सी बात है कि ये तटीय राज्य में होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई यातायात सुविधा हो जाती है ना, ट्रांसपोर्टेशन तटीय राज्यों में, है ना। इसलिए तो जितने भी आपका डेवलप्ड स्टेट है वो सब तो तटीय राज्य में ही है, देखिए ना, है ना। तो ये जो है तटीय राज्य ही मिला, 5 गो राज्य ही मिला के जो है 64% तक SEZ एरिया अपने अंडर रखती है। ये है तमिलनाडु। यहाँ पे सबसे अधिक 40 गो SEZ जो है कार्यरत है वर्तमान में। दूसरा स्थान पे है कर्नाटक, यहाँ पे 31 गो क्षेत्र चिन्हित किया गया है। फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो है ये 5 जो स्टेट है, यहीं पे आपको SEZ की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी। और SEZ क्षेत्र क्या होता है मैंने ऊपर में ही बता दिया है। इनके अलावा विदेश व्यापार नीति के तहत SEZ की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया और वर्ष 2006 में SEZ नियमों के साथ लागू। 2006 के बाद इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया। देखिए इसमें कई सारे पेच है। जैसे अगर आपसे कहे कि इंडिया में SEZ की जो है प्रचलन कब से हुई, तो 2000 में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन SEZ पे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया, तो 2005 में आया, है ना। SEZ अधिनियम कब आया, तो 2005 में आया। और SEZ जो है ये आपका वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कब आया, तो 2006 में आया। हुआ यूं कि पहले ये विदेश नीति के तहत जो है स्थापित किया गया था या चिन्हित किया गया था। बाद में क्या हुआ कि 2006 में इसे जो है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय को सौंप दिया गया। अब इन्हीं के माध्यम से इंडिया में कार्यान्वयन होती है, ठीक है। तो इनके 3 पेच आपने जान गया, 2000, 2005 और 2006। वैसे ही मैं अगर आपको याद दिलाऊं कि भाई नरेगा एक्ट आया था 2005 में, अपने को याद रखना है। नरेगा की स्थापना होती है 2006 में। अब महात्मा गांधी का नाम जुड़ के मनरेगा बनता है 2009 में। तो यहां भी 3 प्रकार के पेच है। इसी प्रकार से SEZ में भी है। तो तीनों बात जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्त। इनके अलावा एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। एशिया का पहला निर्यात, जैसे मुंद्रा बंदरगाह पूछा जाता है ना, मुंद्रा पोर्ट कहां पे है, गुजरात में, क्योंकि वो पुराना पोर्ट है। इसी प्रकार से यहां भी पूछा जाता है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, है ना, ये जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, EPZ, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जैसे आपका SEZ का पूछा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी प्रकार से EPZ का पूछा जा सकता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, ठीक है। तो एशिया का सबसे पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है ये कांडला में 1965 में स्थापित किया गया था। चूंकि कांडला जो है गुजरात में है, आप सभी को पता है, तो यहां से आप गुजरात समझ गए होंगे। SEZ अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित तथ्यों को शामिल किया गया। अब यह अधिनियम कब आया था, 2005 में आया था। आप वाणिज्यिक मंत्रालय कब संचालित करने लगे इसे, तो 2006 में। भूलना नहीं है कुछ भी, ऊपर में जो है मैंने अभी बताया हूं, है ना। और मैं चाहता हूं कि क्लास में ही आधा से आधा आपको याद हो जाए और फिर कंटेंट को देखो तो एक बार में काम खत्म। मेरे साथ ही तैयारी करते चले। जो बच्चे कल के भरोसे बैठे हैं कि रिजल्ट होगा तब पढ़ूंगा, समझिए होर से बाहर है वो, है ना, बाहर है वो, है ना। इनके अलावा अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करने के लिए घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, ये सब जो है SEZ अधिनियम का जो है महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा चीज कह सकते हैं आप, निर्यात को बढ़ावा देना, ये सबसे बड़ा मंशा है। ये किसी भी देश की मंशा होती है जी, निर्यात को बढ़ावा देना। क्योंकि जो चीज जितना ज्यादा चीजों का
निर्यात करेगा उतने ही, है ना, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये निर्यात को बढ़ावा देना इनका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, SEZ का, है ना। इसके अलावा आधे बच्चे पता है क्यों बोरा जाते हैं, जब एग्जाम दे के आते हैं तो 75 दिन तो रिजल्ट, मार्कशीट और यूट्यूबर के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे भैया विनोद भैया ने बताया कि 65 पे हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, रमेश भैया बता रहे थे कि 73 पे होगा, मैं टेंशन में हूँ यार, है ना। कोई बता दिए 61 पे होगा तो थोड़ा खुश हो लेते हैं, कोई बता दिए कि भैया 81 पे होगा तो फिर नाराज हो लेते हैं। तो ये सब चक्कर छोड़ो, एक बार एग्जाम ने आप दे दिए, एग्जाम दे दिए, फिर घर से फिर से नए सिरे से स्टार्ट हो जाओ। अब जो होगा, है ना, जो होगा, क्योंकि आप तो बदल सकते नहीं मेरे भाई। तो क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों पढ़ने के समय खराब कर रहे हो। यूट्यूबर का क्या भैया, व्यू चाहिए, पैसा चाहिए, मैं भी हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, मैं 10% अपने तरफ, 90% आपके तरफ हूं, है ना। कि मुझे भी पता है कि मैं 30-25 मिनट का वीडियो बनाऊं खूब चलेगा, क्योंकि मैं कंटेंट अच्छा पढ़ाता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ वो नहीं करूंगा 30 क्लास तो सीरीज चला रहा हूं भाई, उसमें भी आधे घंटे बेईमानी नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं पूरा ही पढ़ाऊंगा। अब जो आखिरी के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फायदा जरूर होगा, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो महान है भैया, जय श्री राम, है ना। चलिए ये देखिए, मौजूदा SEZ नीति का जो अध्ययन करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2018 में सौंपी थी। स्टेटमेंट नंबर 1 था, तो ये अपने आप में सही है ना। तो अभी जो है किस मंत्रालय में SEZ चलता है भैया, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय में। पहले जब शुरू किया गया था विदेश मंत्रालय के तहत, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि जो SEZ मॉडल है इंडिया का वो किस देश के मॉडल से प्रेरित है, तो आप कहेंगे चाइनीज मॉडल से प्रेरित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कोशिकीय विज्ञान के संबंधित कौन सा कथन सही है। जो आपका जो कोशिकीय विज्ञान होता है, सेलुलर साइंस होता है, उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, ये पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है भैया, है ना, कथन 1 है कि मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरूवेट अम्ल कोशिका द्रव के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ये बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन की कमी होने से पायरूवेट एसिड जो है ये आपका लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। एक क्वेश्चन अलग से इस लैक्टिक एसिड से और पूछा जाता है कि जो गॉट नाम की बीमारी होती है, जो गठिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें जोड़ों का दर्द होता है, आपके जॉइंट पेन होती है ना, तो ये भी लैक्टिक एसिड के जो है अधिकता या फिर जो जोड़ होती है, जो संधि होती है, उसमें लैक्टिक एसिड की जमाव हो जाती है, जिस कारण से दर्द होती है, जिसे गॉट या गठिया कहते हैं। ठीक है भाई। लैक्टिक बैसिलस नाम के जीवाणु भी होती हैं, जो आपके दूध से दही जमाने में उपयोगी होती है, क्योंकि लैक्टो शब्द दूध के लिए इस्तेमाल होता है, रूट वर्ड, है ना। तो ये एक अलग ध्यान रखेंगे। लैक्टोमीटर भी होते हैं जिससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। मैं वहां से सेलुलर साइंस पे आ जाता हूं। तो जो पायरूवेट अम्ल होते हैं ना, ये लैक्टिक अम्ल में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन के अभाव में। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है, यानी जो आपका डबल लेयर वाला मेम्ब्रेन पाई जाती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम को जो है परितः। तो ये भी एकदम सही है। उपयुक्त दोनों कथन आपका जो है राइट हो गया। दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है ना भैया। इनके अलावा डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम के परितः किस प्रकार की लेयर पाई जाती है, एकल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, क्या मारोगे, डबल लेयर, है ना। इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक इत्यादि के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ये तीनों चारों चीज जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लवक, है ना, इन तीनों के जो है किनारे में जो है चारों ओर कैसी लेयर पाई जाती है, दोहरी झिल्ली वाला, डबल मेम्ब्रेन वाला। इनके अलावा कोशिकीय झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन जो है अंतः द्रव जालिका के द्वारा किया जाता है। और ये जितने भी कोशिकांग होते हैं एक सेल के, उस सभी कोशिकांग में सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं आपको लग रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़े होते हैं, नहीं जी। सबसे बड़े जो है, जैसे मानव शरीर में सबसे बड़ी अंग कहेगा तो एक तो त्वचा, अगर ऊपर में अगर ग्रंथि कह दे तो यकृत कह देते हो, है ना। उसी प्रकार से अगर भाई सेल के अंदर सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे पहले कोशिकांग क्या होता है, कई बार बता चुका हूं भाई। कोशिकांग क्या होता है कि बहुत सारे कोशिकांग से मिलकर एक सेल का निर्माण होता है। अलग अलग पार्ट का नाम कोशिकांग कहलाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, है ना, रेटिकुलम, ये जो भी है ये सब क्या है, कोशिकांग है। तो जितने भी कोशिकांग है एक सेल के पार्ट होते हैं, और उस सभी कोशिकांग में सबसे बड़ी कोशिकांग जो है अंतर्द्रव जालिका होती है। ठीक
ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। और अभी मैंने कहा कि भाई कोशिका झिल्ली यानी जो आपका सेल मेम्ब्रेन के निर्माण होने के लिए प्रोटीन और लिपिड चाहिए, ये दोनों का उत्पादन कहाँ से होती है, ये होता है अंतर्द्रव जालिका से। और ये अंतर्द्रव जालिका जो है सबसे बड़ा कोशिकांग है सभी कोशिकांगों में। कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। जो सेल वाल है ये ओनली आपका जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, जबकि आपका है ना कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका एनिमल और प्लांट दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है, पेड़ पौधों को स्ट्रक्चर और मजबूती प्रदान करना। और इसकी बनावट किसकी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के संदर्भ में मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक में कहेगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका प्रोटीन की बनी होती है, जबकि यूकेरियोटिक में सीधे सीधे सेलुलोज की बनी होती है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, चूंकि सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है ना भैया। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग पूछता है कि भाई प्रोकैरियोटिक में किसके बने होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, और यूकेरियोटिक में किसके बने होते हैं तो आप कहोगे सेलुलोज के। क्या, कोशिका भित्ति सेल वाल कैसे सेल में रहते हैं, ओनली प्लांट सेल में। इनके अलावा सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने वाली कोशिकांग गोल्जी उपकरण है। जो गोल्जी उपकरण है वो क्या करता है, सीधे सीधे शर्करा को जटिल कॉम्प्लेक्स बनाने में मदद करती है ना। और इसके अध्ययन के लिए सिल्वर नाइट्रेट घोल का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीजों को अध्ययन करने के लिए जो है सिल्वर नाइट्रेट का घोल का इस्तेमाल होगा, AgNO3 घोल का निर्माण होगा। कल या परसों रेलवे के क्लास में मैंने बताया था कि AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा जाता है, और ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में आता है कि भाई लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है, जैसे आयल ऑफ विट्रियोल, हरा विट्रियोल, लाल विट्रियोल, नीला विट्रियोल, पीला विट्रियोल, है ना। इसके अलावा चिली साल्ट पीटर, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर, TNG, है ना, नोबेल का तेल, ये सब जो भी उपनाम से पूछे जाते हैं ना, वैसे ही AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा जाता है ना। ये अर्जेंटम का नाइट्रेट है यानी चांदी का नाइट्रेट है, जिसका इस्तेमाल सरल शर्करा को जटिल शर्करा की जो बनावट होती है किसके द्वारा, गोल्जी उपकरण के द्वारा होती है, तो उनके अध्ययन के लिए किया जाता है। इनके अलावा एक AgBr होता है, AgBr ये भी पूछा जाता है, अर्जेंटम ब्रोमाइड, ये आपका जो है फोटोग्राफी में इस्तेमाल करी जाती है। और एक अर्जेंटम आयोडाइड भी होता है जो आपका कृत्रिम वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी है ना। इनके अलावा DNA केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जो DNA है ना, DNA का नामकरण अलग, DNA के अलग अलग पार्ट को जानते हैं हम, DNA और RNA में क्या होता है, तो एक चीज जो है आपका बदल जाता है। ये सब मैंने पढ़ा चुका है, यूरेसिल और थायमिन जैसे बात होती है वहां पे। तो ये जो आपका DNA के केंद्रक है वहां पे आपका DNA जो है ये आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियस में तो पाए ही जाते हैं। न्यूक्लियस के अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, और माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के अंदर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सब का अभाव होता है। लेकिन जो राइबोसोम है ये दोनों प्रकार के सेल में होता है, चाहे तो यूकेरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो। अब जो बच्चा पहले का क्लास नहीं अटेंड किए हैं ना, वो नहीं समझ रहे होंगे भाई, क्योंकि मैं कोशिका के उत्पत्ति से लेकर विभाजन तक, विभाजन के चरण तक सब कुछ समझा चुका हूं, इसीलिए बड़े शॉर्ट में सिर्फ गिनी चुनी बात किए हैं हम यहाँ पे, और हम चलेंगे आगे, ठीक है भैया। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के पहला बजट पेश किया गया था। अगर भारत की पहला बजट की बात करें कि कौन साल में पेश किया गया था, तो 1860 में पेश किया गया था। पहला बजट जो है जेम्स विलियम नामक आदमी के द्वारा पेश किया गया था 1860 में। अगर स्वतंत्र भारत की पहला बजट की बात करें तो भैया सन्मुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था स्वतंत्र भारत की पहला बजट, है ना। इनके अलावा गणतंत्र भारत के पहला बजट जॉन मथाई साहब के द्वारा पेश किया गया था। अगर आपको पता होगा कि जो आम बजट रेलवे बजट से अलग हुआ था 1924 में, तो 1924 का जो बजट है वो कौन पेश किए थे, रेल वाली। तो 1924 में जो रेलवे बजट है सबसे पहले एक बर्थ कमेटी के अनुसार जो है अलग किया गया था, और पहला रेल बजट जो सेपरेट पेश किया गया था 1924 में, ये जॉन मथाई के द्वारा ही पेश किए गए थे, जो बाद में गणतंत्र भारत के पहला बजट भी पेश करते हैं, है ना। रिलेट कीजिए चीजों को, समझ में आएगा। आखिरी सेपरेट रेल बजट 2016 में सुरेश प्रभु के द्वारा पेश किया गया था, है ना। और 2017 से रेल बजट और आम बजट को फिर से कंबाइंड कर दिया गया है। समझ में आया होगा। 24 में रेल बजट अलग होती है, पहला सेपरेट बजट जॉन मथाई पेश करते हैं, 2016 में आखिरी सेपरेट रेल बजट सुरेश प्रभु पेश करते हैं, और 2017 से रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया गया है। अगला है भैया कि बजट का जो आपका अगला पॉइंट है
कि जो बजट का आर्टिकल होते हैं ना वो 112 होता है, लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं है। इसके जगह क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का मेंशन है। अगर आपसे यहीं पे पूछे कि आर्टिकल 111 सबसे 110 से चलते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 110 आर्टिकल जो है ये धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक को जो है जस्टिफाई कौन करता है, तो स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है और धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं। इनके अलावा 110 हो गए, 112 हो गए। 111 आर्टिकल जो है ये क्या है कि कोई भी मामला जब संसद के द्वारा पारित कर दिए जाते हैं तो राष्ट्रपति के विचाराधीन भेजा जाता है। ये आपका कौन सा है, आर्टिकल 111 है ना। 113 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अनुदान वगैरह है इसकी चर्च है ना, अनुदान इत्यादि का चर्च कहाँ पे मिलेगा आपको, 113 में मिलेगा। 114 ये क्या है भैया, विनियोग विधेयक। ये क्या है भाई, विनियोग विधेयक है। ये विनियोग विधेयक की बात करता है आपका 114 आर्टिकल। तो ये चारों पांचों आर्टिकल 110 से 114 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको चारों आर्टिकल ध्यान रखनी चाहिए। इनके अलावा जो बजट है ना, पहले तो ये भी पूछता था कि बजट का अर्थ क्या होता है, तो बजट का अर्थ होता है चमड़ा का थैला, जो फ्रांसीसी भाषा के बुजेट शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो ये एक अलग बात है, वो दौर अलग थे, अब नहीं पूछे जाते हैं भाई। इनके अलावा वर्ष 2023-24 का जो बजट है ये अमृत काल का पहला बजट था। अगर आपसे कोई कहे कि भाई अमृत काल का पहला बजट जो है ना, तो ये कब पेश किया गया, तो कौन सा ईस्वी मारोगे, 2023 की 24, तो 2023, क्योंकि ये वित्तीय ईयर है जो आपके 31 मार्च तक ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है, 2023 के 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक, तो 2023 में हुआ, तो 2023 में जो है अमृत काल का पहला बजट पेश किया गया जो सप्तर्षि मॉडल पे आधारित था। ये क्वेश्चन आज भी पुराना नहीं हुआ है। सप्तर्षि मॉडल क्या होता है कि कोई सरकार कुछ वादा करते हैं ना, है ना, और अगर अच्छा कर रहा होता है तो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, और अगर वो वादा मुकर रहा होता है तो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये जो है बजट में सप्तर्षि मॉडल अभी भी पुराना नहीं हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कुछ भी चर्चा का विषय बनेगा एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सप्तर्षि बजट 2023 में पेश किया गया। इसे 7 मॉडल पर आधारित होने के कारण सप्तर्षि बजट का नाम दिया गया। मॉडल नहीं कहिए, 7 मेन चीजों को जो है टारगेट किया गया था। इनके अलावा ये अमृत काल का पहला बजट भी था जो निर्मला सीतारमण मैडम के द्वारा पेश करी गई थी। सबसे अधिक बार बजट जो है अभी भी मोरारजी देसाई साहब पेश किए हैं, लेकिन सबसे अधिक बार लगातार बजट पेश करने वाली अब निर्मला सीतारमण हो गए हैं। लगातार मैंने शब्द लगाया है, ध्यान रखिएगा। पहला बजट पेश करने वाली महिला इंडिया में इंदिरा गांधी है, लेकिन उस समय वो जो है वित्त मंत्री नहीं थी, है ना। चलिए चलते हैं आगे। और अगर आपसे पूछे कि पूर्वकालिक वित्त मंत्री महिला जिन्होंने बजट पेश करी, तो ये आपका निर्मला सीतारमण ही होगा। भारत में पदों गरिमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू नहीं है, पूछ रहा है। भारत में किसी भी राज्य में प्रथम महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। जी एकदम सही है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य मैडम उत्तराखंड राज्य में 2004 में पहली बार ऐसा मौका था जब किसी राज्य में महिला डीजीपी बनी थी। डीजीपी आप सभी जानते हैं, राज्य में जो पुलिस विभाग होते हैं उनके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं डीजीपी। ठीक है, तो डीजीपी बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य उत्तराखंड राज्य का, एकदम सही है, 2004 में, है ना। इनके अलावा कथन 2 है कि लीला सेठ हिमाचल प्रदेश राज्य हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश, जो समस्त भारत में किसी हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश भी थी। ये भी कथन सही है, क्योंकि लीला सेठ जो है ये हाई कोर्ट जो हिमाचल प्रदेश का है वहां पे चीफ जस्टिस बनी थी, और ये इंडिया में पहली बार हो रहा था कि किसी भी हाई कोर्ट में महिला चीफ जस्टिस बनी है। इसके अलावा स्टेटमेंट नंबर 3 है कि सियाचिन के कुमार पोस्ट पे तैनात प्रथम महिला कैप्टन शिवांगी सिंह है। ये गलत है, शिवांगी सिंह तो फाइटर है जी। ये जो आपका सियाचिन में जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, तो वहां पे जो भारत के लिए तैनात हुई थी वो थी भैया शिवा चौहान। ठीक है, तो यहाँ पे शिवांगी सिंह को लिख दिया गया, जो गलत है, और जो गलत है वही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला कैप्टन शिवा चौहान है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। ये राजस्थान के हैं। इनके अलावा भारत के किसी भी राज्य अर्थात उत्तराखंड में प्रथम महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी 2004 में, जो बाद में उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला आईपीएस भी बनी। अगर आपसे कल हो के पूछे भाई उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला आईपीएस, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य मैडम ही थी। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर अभी पिछले साल ही बनी थी लक्ष्मी सिंह, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला आईएएस अन्ना राजम है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये दोनों ये तो कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है ना।
शिवांगी सिंह क्या है, राफेल जो है अपना राफेल है ना, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट है शिवांगी सिंह। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, शिवांगी सिंह को। राफेल काफ़ी चर्चा का विषय रहा था और कई दिनों तक जो है केंद्र में भी इस चीज़ की बात चलती रही थी, अभी भी चलती रहती है। इनके अलावा फरवरी 2024 में विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के इंडिपेंडेंट एवेल्यूएशन ऑफिस के नए डायरेक्टर के रूप में भारतीय मूल के गीता बत्रा को चुना गया है। VVI कर लेंगे। जब भी विश्व बैंक के प्रतिनिधि हो गया या फिर विश्व बैंक के किसी शाखा में चीफ पोस्ट पे जाते हैं भारतीय, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना। और ये हाल फिलहाल की बात है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आ जाएगी। चाहे तो जो बच्चे कंटेंट नहीं खरीदते वो कहीं लिख लेते हैं ना, तो ये अच्छा रहता आपके लिए। ठीक है भैया, तो ये है आपका गीता बत्रा। इनके अलावा महाराष्ट्र के प्रथम महिला DGP अभिरश्मि शुक्ला चर्चा में बनी हुई थी, क्योंकि ये महाराष्ट्र की प्रथम महिला DGP तो थी, लेकिन इसके कार्यकाल को एक्सटेंशन मिला था और अभी जो है इनको जो है जो है पद से हटा के दूसरे आदमी को लाया गया है, जिनका नाम है संजय वर्मा। तो ये भी चर्चा में रही थी। एक तो पहली महिला महाराष्ट्र की DGP, तो एक तो इस कारण से चर्चा, दूसरी बात जो है इसको एक्सटेंशन भी मिला था, तो इस लिए भी चर्चा में। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, अभी भी पूछा जा सकता है। और आगे आने वाले समय में कि महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने या फिर जो आपका रश्मि शुक्ला है इनका स्थान कौन लिए, तो आप कहेंगे संजय किधर गए, संजय वर्मा, है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के हाई कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे चुनी गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही था। और विक्रम सेठ का नाम सुने होंगे, जो एक महान राइटर हैं, ये इन्हीं के पुत्र हैं। इनके अलावा विक्रम सेठ सही है जी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है ना, फातिमा बीबी अब हमारे बीच नहीं है ना। इनके अलावा कहाँ थे, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश आपके फातिमा बीबी है, जो हमारे बीच नहीं रही। 2024 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था और 2024 में 17 जनों को पद्म भूषण, है ना। इसके अलावा जो है 17 और 5 22 5 आदमी को पद्म विभूषण और आपका जो है 110 पद्मश्री दिया गया था। टोटल 132 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आनंद फानन में आ सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अब तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हाल में ही DY चंद्रचूड़ साहब के रिटायरमेंट के बाद जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश 51वें नंबर के होंगे। ये आपके संजीव खन्ना साहब बने हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश राज्य में बनी थी, और भारत के उत्तर प्रदेश में ही प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी सरोजनी नायडू के रूप में। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे अधिक दिन तक महिला जो मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी, ये शीला दीक्षित है। और पुरुष में बात करेंगे तो पवन चामलिंग सिक्किम और शीला दीक्षित दिल्ली, है ना। महिला में शीला दीक्षित और पुरुष में पवन चामलिंग। भारतीय चिकित्सा सेवा में प्रथम महिला महानिदेशक के तौर पे साधना सक्सेना नायर को चुना गया है। तो ये भी अपने आप में एक मिसाल है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे चिकित्सा सेवा में, है ना। इनके अलावा भारतीय सेना के पहली प्रथम महिला एविएटर अभिलाषा बराक है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन छप चुकी। इनके अलावा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, 2 बार चढ़ने वाली। अच्छा, बछेंद्री पाल का आजकल क्या है ना कि जो ज्यादा फेमस लोग हैं उनके जो है नेटिव भी पूछते हैं कि कहां से बिलोंग करते हैं। जैसे अभी पंडित भीमसेन जोशी साहब का पूछा था, है ना। तो यहाँ पे बछेंद्री पाल जो है उत्तराखंड राज्य से हैं। 2 बार एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव, ये हरियाणा से रहने वाले हैं। और 4 बार एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला अंशु जेमसेम्पा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से है। तो तीनों का जो है नेटिव भी याद रखिएगा, है ना। जैसे हिमा दास का पूछता है, असम का है ना। जैसे आपका लवलीना बोरगोहन का पूछता है, ये भी असम के हैं। जैसे आपका ये जो बॉक्सर है महिला निखत जरीन तेलंगाना के हैं, इन्हें भी पूछते हैं, है ना। तो ये कुछ फेमस कैरेक्टर जिनका नेटिव भी पूछ लेते हैं। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 सरोजनी नायडू कानपुर में जो है गांधी जी के बाद अध्यक्षता करी थी, क्योंकि गांधी जी 1924 में करे थे बेलगामी में। इनके अलावा ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला ये कर्नो मलेश्वरी हैं। और पैरा ओलंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली महिला दीपा मलिक हैं। और राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला रूपा उन्नीकृष्णन है ना। तो हर जगह आपका क्वेश्चन आंसर इंतजार कर रहा है बच्चा, आराम से पढ़िए और आराम से समझते जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में चलाए जा रहे योजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत या असत्य है। जो योजना चल रही है वर्तमान समय में या फिर चलाई गई थी, उनके संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका रॉन्ग है, पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में नरेगा
मनरेगा की स्थापना 2006 में की गई थी तथा यह 100 दिनों का रोजगार देती है। तो एकदम सही है भाई, 2005 में एक्ट आया था, इससे पहले भी बताया था, 2006 में स्थापित हुआ था और 2009 में जो है इसका नाम बदलकर मनरेगा किया गया और ये एशिया का सबसे लंबा एक नियोजित रोजगार देने वाला जो है प्रोग्राम है। 100 दिनों का जो है रोजगार मुहैया कराता है ग्रामीण सेक्टर में। तो ये भी एकदम सही है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा है पीएम मित्र योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 21-22 में की गई थी, यह टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है ना। तो देखिए पीएम मित्रा योजना की शुरुआत जो है ये 21-22 में किया गया था और ये टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा वाला क्षेत्र भैया, है ना। और इंडिया में कृषि के बाद सबसे ज्यादा जो मजदूर लगे हुए हैं ना, ये कपड़ा उद्योग में ही लगे हुए हैं। ये भी नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ठीक है। कपड़ा का हब भैया आपका महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। यहाँ पे काफी कपड़ा से संबंधित, टेक्सटाइल से संबंधित कार्य होते हैं। इनके अलावा एक इसी प्रकार की बात निकल के आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपसे आज भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी के लिए फेमस स्थल कौन सा है? तो लखनऊ आंसर दीजिएगा। पहले हम समझते थे चिकनकारी का मतलब चिकन वहां पे होता है, मतलब जो मुर्गा होता है ना वो वाला समझे। अरे मतलब शुरुआत में रे जब आए थे तैयारी करने। इनके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दूसरे सबसे अधिक लाभार्थी वेस्ट बंगाल राज्य है, ये गलत है। दूसरे सबसे अधिक लाभार्थी बिहार में हो जाएगा, सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश में है प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो है खाता धारक की संख्या। दूसरा स्थान बिहार का है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल दे दिया गया है जो तीसरे स्थान पे है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। और जो आपका, चलिए ये बात मैं आगे जनगणना वाला क्वेश्चन है वहां पे बताऊंगा, इसी चीज को रिलेट करके बताऊंगा, याद रखने में इजी होगा। तो यहाँ पे आपने तीनों स्टेटमेंट देख लिया है। पहला स्टेटमेंट है कि नरेगा को 2006 में बता दिया था कैसे क्या हुआ। पीएम मित्र योजना टेक्सटाइल से है, 21-22 में आया। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान बिहार का और तीसरा जो है पश्चिम बंगाल का, इसीलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इनके अलावा यहाँ पे दिया गया है सोल्यूशन, पीएम जनधन योजना की शुरुआत 2014 ईस्वी में किया गया था। प्रमुख देश में उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, प्रमुख उद्देश्यों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और बैंकिंग सुविधाओं को सभी परिवारों तक पहुंचाना। वर्तमान समय तक लगभग 53 करोड़ लाभार्थी हैं इसके, किसके? प्रधानमंत्री जनधन योजना के। सबसे अधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश में है, दूसरा स्थान बिहार का और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। लेकिन स्टेटमेंट में दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल को बता दिया गया था, इसीलिए रॉन्ग हो गया था। चलते हैं आगे। नरेगा एक्ट बता दिए थे, 5 में आया, 6 में नरेगा बना, 9 में मनरेगा बना और 100 दिन का रोजगार देता है ग्रामीण सेक्टर में, बता दिए थे। इनके अलावा पीएम मित्र योजना जो है इसका भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। जैसे आपने मुद्रा का याद कर लिया है, जैसे आपने नीति का याद कर लिया है, नीति का याद कर लिया है ना। तो जैसे आपने पीएम डिवाइन का याद कर लिया है ना। पीएम डिवाइन योजना जो पूर्वोत्तर भारत पे लागू होता है बताया था, है ना। इसी प्रकार से आप इसे भी याद कर लीजिएगा। मित्र का फुल फॉर्म ये होता है पीएम मतलब प्रधानमंत्री, फिर मित्र का होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, है ना। तो ये होता है मित्र का फुल फॉर्म, ये टेक्सटाइल से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 21-22 में किया गया था। अगर एकल ईस्वी पूछे तो 2021 लगाना है, न कि 2022, क्योंकि अभी मैंने बता चुका है कि वित्तीय वर्ष लिखने का यही तरीका है, लेकिन जो पिछला लिखा होता है वही ईयर होता है, क्योंकि 31 मार्च तक ही एप्लीकेबल होती है ये ईयर, है ना। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 तक टेक्सटाइल पार्क भारत में 7 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। जैसे आपका विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम मैंने बताया था कि कौन कौन से स्टेट पे एप्लीकेबल होती है, तो जो भी तटीय राज्य है, खास करके हिमालयी रीजन और चाइना वाला एरिया को जो टच करता हो, वो वाले राज्य का आपका तटीय राज्य उत्तराखंड था, अरुणाचल प्रदेश था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे जो टेक्सटाइल वाला बात है पीएम मित्रा योजना, इसके भी राज्य आपको ध्यान रखना है ना। जब जब ऐसी बात बताएं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, और हो ना हो ये वाली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भाई पीएम मित्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो है टेक्सटाइल पार्क नहीं लगाए जाएंगे या लगाए जाएंगे, या फिर स्टेटमेंट दे देगा, है ना। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, है ना। तो यहाँ पे भी जो है आपका कपड़ा से संबंधित बात होंगे। और ये जो आपका पीएम मित्रा योजना है ये कपड़ा मंत्रालय के अधीन चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो आपका एग्रीकल्चर साइकिल है उसके रिगार्ड में कौन सी जो है आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पहचानने के लिए बोला गया है। पहला है कि शीत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य में जायद की फसल की जाती है, जिसके तहत मुख्य उत्पाद सब्जियां हैं। ये एकदम सही है। इसके दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करें तो मैंने आपको कहा था कि रबी फसल और खरीफ के फसल के बीच का जो गैप होता है ना, तो मतलब रबी के कटने और खरीफ के बोने के बीच का जो समय
समय होता है ना, उसी में आपका जायद का फसल हो जाता है। और ये जायद का फसल कोई मुख्य खाद्यान्न तो होता नहीं है, इसमें ककड़ी, खीरा, फूट है ना, भिंडी, ये जो भी आपका सब्जी लायक खेती होता है ये किया जाता है। तो ये अपने आप में सही है। शीत और ग्रीष्म के बाद में आएगा, क्योंकि शीत ऋतु जो है ये आपका लगभग जो है मार्च तक चलती है, तो मार्च के बाद ही ये सब होता है। और मार्च से जून तक का जो समय रहता है, फरवरी मार्च से जून तक का समय, उसी बीच में ये फसल कर ली जाती है जायद का। तो ये सही है। इसके लिए बलुआ मिट्टी काफी उपयुक्त होता है। जैसे नदी के किनारे आप देखते होंगे लत्ती वाला खेती जो है इस समय में करी जाती है। इनके अलावा भारत में गंगा नदी के डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगर सीधे सीधे सोचे तो सही लग रहा है ये स्टेटमेंट, लेकिन ये अपने आप में रॉन्ग है। जो है आपका गंगा नदी डेल्टाई क्षेत्र है, इसको चावल का कटोरा न कहते हुए जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, है ना। जो आपका स्टेटमेंट है ये सेकंड वाला रॉन्ग है और यही आपका आंसर होगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि मिश्रित कृषि जो है पशुपालन और कृषि उत्पादन एक साथ होते हैं क्या, तो एकदम सही है। इसमें पशुपालन भी कर लीजिए और आपका जो है कृषि भी कीजिए। भारत में गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। राज्यों में चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। और चावल पर स्थित दूगो आपका जो मतलब इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, सब बाद में बात करते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे अधिक चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन पैदावार ज़्यादा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में पैदावार क्या होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में, गेहूँ होता है, गन्ना होता है ना। कपास वगैरह कहाँ पे होता है, ये होता है आपका गुजरात में। बाजरा कहाँ पे होता है, राजस्थान में। दलहन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में। कोयला कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में। तांबा कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में, है ना। जूट कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। दूध कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। ये सब जो है टॉप महारत हासिल है कि भाई इसमें जो है एकाधिकार है इस राज्य का। सोना कहाँ पे होता है, सोना 85,000 तक पहुंच गया, कर्नाटक में होता है। ठीक है, चलते हैं। तो भैया राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ पे, ये उड़ीसा में है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेगा तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। चावल पे दो संस्थान, दोनों का मुख्यालय याद रखेंगे। धान की खेतों में कौन सी गैस की उपलब्धता पाई जाने की संभावना या होती है या है, तो ये आपका मीथेन गैस होता है, CH4 होता है ना, CH4 होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मीथेन को दलदली वाली गैस भी कहा जाता है। और धान के खेतों में हमेशा पानी लगे रहने के कारण जो ऊपर शैवाल की परत जमती है उसके नीचे जो है आपको इस प्रकार की गैस देखने को मिलेगी। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होने के कारण इसे विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। और जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होगा वो आंख के लिए अच्छा होगा। अर्थात गोल्डन राइस किसके लिए अच्छा है, तो आंख के लिए अच्छा है। चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न खरीफ फसल है। इसे ग्रीष्मकालीन मानसूनी फसल भी कहा जाता है, क्योंकि चावल का जो बुआई होता है ये मानसून के आगमन के साथ स्टार्ट करी जाती है। भारत में रबी की फसल इसे शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, तीसी ये सब आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रबी के फसल के समय उत्तर पश्चिम भारत अर्थात पंजाब हरियाणा में किस कारण वर्षा होती है, तो आप क्या कहते हो, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वहां पे आपका वर्षा होती है शीतकाल में। कहां पे, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। साउथ भारत में भी शीतकाल में वर्षा होती है, लेकिन लौटते मानसून में ये दूसरा रीजन है। जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ये उत्तर पश्चिम भारत में होती है, पंजाब हरियाणा में, ध्यान रखें। इनके अलावा खरीफ की फसल मानसूनी फसल है, जो मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोना स्टार्ट होता है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसके अंतर्गत चावल, बाजरा, मक्का, तिल ये सब आता है। लेकिन मक्का के बारे में जब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने बात है, उड़द, कपास, सोयाबीन, रागी, मूंगफली ये भी खरीफ की फसल का उदाहरण है। नहीं तो बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि दलहन देखा नहीं कि लगा दिया आपका रबी फसल में, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि उड़द का भी दाल होता है ना, ऐसी बात नहीं है, उड़द की भी दाल होती है। तो ये भी दलहन जैसा है, लेकिन ये खरीफ के अंतर्गत आएगा। और मक्का एक ऐसा खरीफ फसल है जो आपके पूरे साल भर कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से खरीफ का फसल है। मक्का जो है आप जायद के महीना में उगाइए, घर में कभी भी उगा सकते हैं, ठंडी में उगाइए, गर्मी में उगाइए, वर्षा में उगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह होगी, हर मौसम में होगी। जायद फसल शीतकाल और ग्रीष्मकाल के मध्य बोई जाती है, मार्च अप्रैल के समय, और जून जुलाई में काट ली जाती है, यानी मानसून के आगमन से पहले खत्म, है ना। इनके अलावा इसमें तरबूज वगैरह सब आता है और सब्जी वगैरह सब। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन सालों भर होता है। भारत में पहला राज्य पंजाब है जिन्होंने अनुबंध कृषि प्रणाली को लागू करवाया था। तो ध्यान रखेंगे आप, पूर्वोत्तर भारत में जो आपका काट छांट वाली कृषि है उसे झूमिंग कहते हैं। आज 3-4 को स्टेट बता दिए थे रेलवे क्लास नंबर 18 में, जहां से क्वेश्चन आता है कि झूम कृषि को इस पार्टिकुलर राज्य में क्या कहा जाता है, तो पोंडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, है ना। इसके अलावा जो है आपका बालरा या
बलरा राजस्थान में कहा जाता है, दहिया या बीवर जो है आपका मध्य प्रदेश में, और कुरुबा जो है झारखंड में कहा जाता है। जो पूछा जाता है कि स्लाइस एंड बर्न कृषि को इस अमुक जगह पे क्या कहा जाता है ना। इनके अलावा एक सघन कृषि बताया था, जमीन कम पैदावार ज्यादा करने की कोशिश, क्योंकि ये जो आपका सघन जनसंख्या क्षेत्र में ऐसी खेती की जाती है। मिश्रित कृषि आपने ऊपर में देख लिया कि कृषि भी करना है, साथ में बकरी भैंस जो भी होती है उसकी पालन भी करनी है, तो उसे मिश्रित कृषि कह देते हैं, है ना भैया। तो ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर में है, और भारत में दाल के सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, मतलब बता दिए थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है, पूछ रहा है। तो पहला है चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को हराया था, तो ये एकदम सही है। 1194 में ही चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें गोरी ने जो है जयचंद को हराया था। दूसरा है मोहम्मद गोरी को 1178 में पाटन पर आक्रमण करते समय भीम द्वितीय ने पराजित किया था। पाटन जिसे अन्नलेवार भी कहते हैं, है ना। तो यहीं पे आक्रमण करते हुए मोहम्मद गोरी का सामना हुआ था भीम द्वितीय से, और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को धूल चटाया था। तो ये भी बात एकदम सही है अपने आप में। तीसरी बात है कि तराइन की सेकेंड लड़ाई जो है 1192 में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच लड़ा गया था। जी नहीं, देखिए तराइन की दो प्रमुख लड़ाई होती है, वैसे और भी होते हैं, है ना। वैसे तराइन की लड़ाई एक और भी है, लेकिन आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, फिर भी मैंने आपको बता चुका है कि तराइन की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच होती है, ठीक है ना। लेकिन तराइन की जो द्वितीय लड़ाई है ये 1192 में होती है, और पहला लड़ाई जो है 1191 में होती है। ये दोनों में सेम कैरेक्टर होते हैं, मोहम्मद गोरी एक तरफ, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सेकेंड, इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है आपका आंसर है, ठीक है भाई। तो ऊपर के दो स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट क्यों गलत है आपको बता दिया। तराइन की दो लड़ाई हुआ, दोनों दिया गया है, पहला में चौहान साहब जीते थे, दूसरे में गोरी जीते थे। अगर आपसे पूछे कि ये मोहम्मद गोरी कौन थे, तुर्क अफगान, तो क्या बोलोगे, अफगान थे। मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी ये दोनों अफगान थे। और जो आपका तैमूरलंग है वो कहां से आया था, उज्बेकिस्तान समरकंद से आया था तैमूरलंग। इनका जगह का नाम भी पूछा जाता है तैमूरलंग, तैमूर लंगरा, है ना। 1398 में इंडिया में आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल के दौरान, है ना। तो ये बात भी पूछे जाते हैं। फिलहाल मैं इस युद्ध को देखता हूं। तराइन की दो लड़ाई हो गया, दोनों में कैरेक्टर, पहला में चौहान साहब जीते थे, दूसरे में गोरी जीत गया था, है ना। चौहान साहब किस वंश के थे, तो चाहमान वंश या चौहान वंश, सीधे सीधे नाम से टाइटल से पता चल रहा है। सिकंदर महान कहाँ के शासक थे, है ना। तो सिकंदर महान मैकदूनिया का शासक था। तैमूरलंग उज्बेकिस्तान समरकंद से भारत आया था, जिन्होंने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, तैमूरलंगरा। इनके अलावा भारत पर पहली बार इस्लाम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में हुआ था, और ये थे मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम, है ना। मोहम्मद बिन कासिम नाम था इनका। इन्होंने जो है भारत पे आक्रमण किया था 712 में। किस प्रांत पे, सिंध प्रांत पे। उस समय सिंध का शासक कौन था, राजा दाहिर था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा पानीपत की तीन लड़ाई 1526, 1556 और 1761, ये तीनों याद रखना है आपको। पहला हुआ था लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर मुगल वंश की स्थापना करते हैं, सल्तनत काल की समाप्ति हो जाती है। दूसरा अकबर और हेमू, इसी के उपरांत अकबर जो है 13 वर्ष की उम्र में कन्नौज में राज्याभिषेक करवाते हैं। 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। फिर अंग्रेज की दो महान युद्ध, उन्हें ध्यान रखना है। 1757 का अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भाग लिए थे, है ना, सिराजुद्दौला के साथ, और 1764 में अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो भाग लिए थे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन सबसे जो विस्तृत आक्रमण है 1025 का सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण है। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में है। मोहम्मद गोरी तथा मोहम्मद गजनी दोनों अफगानिस्तान से आए थे। बाबर मुगल वंश की स्थापना करने से पूर्व फरगना का शासक हुआ करता था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मोहम्मद गोरी का भाई या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव 1206 में रखा था, तो ये ध्यान रख लेंगे। जो 1210 में ऊपर चले गए, है ना, यानी स्वर्ग सिधार हो गए, और इनको जो है घोड़ा से गिर के मौत हुई थी चौगान खेलते समय। इसे जो है लाख बख्श भी कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने ही बनवाया था, कुतुब मीनार का नींव भी रखा था। अगला प्रश्न है कि डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए डीपीएसपी के संदर्भ में ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ाया हूं हाल फिलहाल, क्योंकि ये जो है एसएससी में भी जरूरी है। शायद मैंने रेलवे की क्लास में पढ़ाया है, तो वहां से मैंने इसे लाया है, क्योंकि आप भी, क्योंकि मुझे पता है आप राजा बाबू हो, क्लास के पोस्टर देखते हो वही पढ़ते हो, मेरा चाहे किसी और टीचर का, है ना। मैंने कहा है कि मैं सिंगल पढ़ाता हूं, तो हर चीज के लिए अलग अलग नाम नहीं दे सकता। मैं ये सोचता हूं कि जो चीज मैंने अभी हाल में ही पढ़ाया है ये तो बच्चे पढ़े ही होंगे, तो मैं क्यों रिपीट करूं। लेकिन इस पार्टिकुलर चीज को रिपीट करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं देखे होंगे, ठीक है। मेरी इस स्ट्रगल की फायदा अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा आपको, ठीक है मेरे भाई। चलिए
अनुच्छेद 33 गांधीवादी सिद्धांत के साथ साथ समाज 43 माफ कीजिएगा सिद्धांत भी है, तो ये बात सही है भाई, 43 गांधीवादी में भी जो है और आपका समाजवादी में भी है। निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन हेतु प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 में आया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा डीपीएसपी में 2 अनुच्छेद, डीपीएसपी में जो है 4 अनुच्छेद जो है व्यवस्था करी गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यानी स्टेटमेंट 3 जो है रॉन्ग है और जो रॉन्ग है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है, 4 अनुच्छेद पे कार्य होती है, कौन सा 39, 39 है, 43 है और 48 है, ठीक है। 48 से पर्यावरण पर है, 43 ये जो है सहकारी समिति वाला है, 39 ये समान एवं विद्युत निःशुल्क न्याय वाला है। इस प्रकार से ये 4 आर्टिकल का प्रावधान करा गया था। डीपीएसपी की प्रकृति में जो है विविध है और माना जाता है कि यह 3 प्रकार की विचारधाराओं को दर्शाता है। कौन कौन से? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। अब इन तीनों को अलग अलग पढ़ लेंगे, 2 को पढ़ेंगे, तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो बचा है वो उसमें आ जाएगा, है ना भैया। तो गांधीवादी सिद्धांत में आपका ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग, इसके अलावा आर्टिकल 43 भी सहकारी उद्योग, आर्टिकल 46 जो भी कमजोर तबके के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको हानि नहीं पहुंचाना, ये सब गांधीवादी रूल में आ जाता है। इनके अलावा 47 जो भी नशीली पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना, अनुच्छेद 48 गोहत्या प्रतिबंध, ये सभी गांधीवादी रूल के अंदर है। उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंदर आते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? 44 जो सिविल नागरिक संहिता से है और सबसे पहले लगाने वाला राज्य हाल फिलहाल ही कौन बना है? उत्तराखंड। गोवा तो पहले से लगा है लेकिन उसे पहला राज्य नहीं मानेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित, मैंने कहा था शिक्षा की 3 जगह बात है, 45 में है, आर्टिकल 51 ए के 11 में है और 21 के ए में है ना। और ये तीनों अलग अलग चीज में जो है वर्णित है। जैसे फंडामेंटल राइट में आपका आर्टिकल 21 ए हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 51 ए का 11 हो जाएगा और आपका जो है 45 डीपीएसपी में। तो ये 3 जगह शिक्षा वाली बात होती है। अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि और पशुपालन को जो है रिलेट करता है। 48 से पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना था, देश में वन्य जीवों की रक्षा करना। 49 जो है ये जो भी आपका लोक हित का जगह है उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का काम करता है और 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है ना। इसके अलावा महिला श्रमिकों के लिए जो आपका अधिनियम बनाया गया था मातृत्व लाभ अधिनियम वर्ष 1961 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, ये दोनों का डायरेक्ट ईस्वी पूछता है, इसीलिए इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से सरकार ने आर्टिकल 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया, लेकिन ये लागू कब होती है? 1993 में लागू हुआ था 24 अप्रैल को, इसीलिए 24 अप्रैल को इंडिया में पंचायती राज दिवस बनाते हैं। और पंचायती राज के 3 लेयर हैं। त्रिस्तरीय के लिए बलवंत राय मेहता ने सिफारिश किया था, मैंने एक एक बात बता दिया है। 2 स्तरीय के लिए अशोक मेहता ने किया था। इंडिया में ज्यादातर जगह पे 3 लेयर वाला है और 3 लेयर में कौन होता है? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, है ना। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पे क्या होता है और आपका जो है जिला स्तर पे क्या होता है। परेशान हो गया हूं मैं, चलिए ये हो गया ठीक है, 10 मिनट और ये मैंने कहा था यहाँ पे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे जो पंचायती के लेयर होते हैं वो क्या क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, फिर आपका पंचायत समिति होता है, फिर जिला परिषद होता है। कुटीर उद्योग आर्टिकल 43 है। कुटीर उद्योग के लिए भी कई सारे बोर्ड है, जैसे रेशम बोर्ड है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है। तो ये किस पे कौन से अधिनियम है मैं उसकी बात कर रहा था। इससे पहले महिला जो है महिला के हित के लिए 2 अधिनियम आपने देखा था। फिर ये कुटीर उद्योग के लिए बोर्ड है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कौन से आर्टिकल के तहत इन सब चीज़ों का जो है प्रावधान है, तो आर्टिकल 43 कर दीजिएगा। देखिए समझ विस्तार कीजिएगा तभी काम होगा। आपको पता है कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, तो ये जो स्थापित किए गए हैं ये किस में रिलेट करेगा? तो आर्टिकल 43 को, शिक्षा वाला 45 को रिलेट करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। 83वां संविधान संशोधन है ना। इसके पश्चात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। अगर आपसे कहेगा कि शिक्षा का जो संवैधानिक संशोधन है वो कौन सा है, तो 83वां कब आया था? 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका फंडामेंटल राइट है और माता पिता का कर्तव्य होगा। और आर्टिकल बता ही दिया कि फंडामेंटल राइट का कौन सा आर्टिकल है और कर्तव्य का कौन सा आर्टिकल है। ग्रामीण क्षेत्र का विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, इसको पंचवर्षीय योजना से रिलेट करके भी पूछता है, तो पहली पंचवर्षीय योजना में आया था। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 1978 और 79, तो ये आपका कब आया था, है ना। ये आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा जो नरेगा है ना 2006 जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए थे, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है। तो इन तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जाता है और फिर पूछता है कि किस आर्टिकल की जो है के तहत उपबंध किए गए हैं या फिर इसको किस आर्टिकल के तहत संचालित किए जाते हैं, तो आर्टिकल जो है आपका 47।
क्योंकि आजकल लैंग्वेज बना के आर्टिकल पूछने लगे। जैसे अब आपको याद होगा कि चंदू अपने छोटे से बच्चे को चाय की दुकान पे काम पर लगा रखा है, तो कौन से मौलिक कर्तव्य का जो है पालन नहीं कर रहा है? तो मौलिक कर्तव्य 51(1)(11) का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें लिखा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य है, जो वो नहीं दिला रहा है। ठीक है, तो आपको चीजों को समझना होगा। तो 47 के तहत ये चीज हो गया जो भी ग्रामीण सेक्टर में आपका किया जा रहा है काम। स्वस्थ वाला जो योजना है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की जो है आपका जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए लागू किया जा रहा है ना। इनके अलावा पर्यावरण वन जीव संरक्षण अधिनियम में डायरेक्ट पूछा जाता है, 72 में आया था। अब वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा झोल है, ये सबको एक ही में मत मिला देना। पर्यावरण वन जीव संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1972, उसी साल जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर उसी के अगले साल आता है ना। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम कहेगा तो 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहेगा ना, है ना, तो 1986 हो जाएगा। ये तीनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है जनगणना 2011 में धार्मिक समुदाय के आधार पर कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है, तो पहला ही गलत है जी। धार्मिक समुदाय के आधार पर जो है 6 श्रेणियों में बांटा जाता है इंडिया में, है ना। 6 श्रेणियों पे जो है कैलकुलेशन की जाती है, तो पहला गलत है, बाद बाकी 2 स्टेटमेंट सही होगा। अन्य धर्म और मत ORP को मानने वाला 0.7 करोड़ थे, जो समस्त जनसंख्या का 0.7% था, सही है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक बौद्ध धर्म के लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए सबसे अधिक जैन धर्म के लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करते हैं। इंडिया का लगभग 45% इस्लाम आबादी जो है 3 गो स्टेट में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में। ये तीनों को मिलाकर 45% इस्लाम धर्म के लोग निवास करते हैं। प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक इस्लाम धर्म के लोग असम राज्य में निवास करते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक इस्लाम धर्म के लोग लक्षद्वीप में निवास करते हैं। ठीक है, लगभग 98% आबादी लक्षद्वीप का जो है इस्लाम धर्म के लोग को जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, है ना। इसके अलावा सभी 9 तटीय राज्यों में सबसे अधिक इस्लाम धर्म के लोग पश्चिम बंगाल में है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अभी बौद्ध का पूछ लिया, जैन का पूछ लिया, इस्लाम धर्म को पूछा जा सकता है, सिख धर्म को पूछा जा सकता है ना, हिंदू धर्म को पूछा जा सकता है। तो इनको भी जो भी बच गया इनको भी जरूर ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में केरल में इस्लाम धर्म के लोग का प्रतिशत सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम राज्य में सबसे कम इस्लाम धर्म की प्रतिशत है। तो एक एक बात आपको ध्यान रखना है, कैसे क्या। इस्लाम धर्म के सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में हो गया, तत्पश्चात पश्चिम बंगाल में हो गया, तत्पश्चात बिहार में हो गया। तो ये 3 गो बड़का मेजर राज्य हो गए। सबसे ज्यादा राज्यों में कहाँ पे इस्लाम धर्म के लोग, असम में हो गया, है ना। प्रतिशतता के सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग, है ना, सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के परसेंटेज, माफ कीजिएगा, सबसे अधिक परसेंटेज केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में हो गया। साउथ के राज्यों में केरल में हो गया सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग। इसके अलावा जो आपका तटीय राज्यों में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग पश्चिम बंगाल, ये इसी में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका सबसे कम इस्लाम धर्म की परसेंटेज है ये मिजोरम में है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2001-11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि टोटल कितना रहा है, 17.74 रहा है, 74 है। इसके अलावा 2011 में कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ था। 2001 के जनगणना से 18.19 करोड़ पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ आंकड़ा है। अगर ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कितना बढ़ गया भाई, तो बताना है 18.19 करोड़ बढ़ा है। इनके अलावा हिंदू की जनसंख्या आपका 96-63 करोड़ के साथ 79.8% है ना, जो आपका कुल जनसंख्या में जो है 79.8% है 100% में से। और हिंदू आबादी का जो अनुपात रहा है वृद्धि का, ये 0.7% अंक रहा है, लेकिन ये बढ़ा नहीं है, घटा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई हिंदू आबादी का अनुपात कितना बढ़ा है 2001 से 2011 में, तो आप क्या बताएंगे, 0.7% माइनस के, है ना। इनके अलावा मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ काउंट किया गया था, जो पूरे देश में उस समय जनसंख्या का 14.2% हुआ करता था। मुस्लिम आबादी में जो आपका, है ना, अनुपात है ये बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 0.8% बढ़ा है ना। अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखें तो इस्लाम धर्म में बढ़ा है और हिंदू धर्म में घटा है। इसके अलावा ईसाई धर्म में 2.78 करोड़, 2.3 करोड़ 2.3% पूरे जनसंख्या का, और जैन धर्म में, है ना, 0.4% पूरे जनसंख्या का। इन दोनों धर्म में अनुपातिक बदलाव में नगण्य थे, मतलब इनको कैलकुलेट नहीं किया गया था, इतना नगण्य था। ठीक है, इनके अलावा सिख धर्म के लोग 1.7% थे और सिख आबादी का अनुपात 0.2 pp जो है घटा है, ये घटा है ना। इनके अलावा बौद्ध धर्म के लोग, है ना, 0.7
0.7% था। बौद्ध आबादी 0.1 pp की गिरावट हुई है, यहाँ भी गिरावट हुई है। इनके अलावा अन्य धर्म और मत जो स्टेटमेंट नंबर 1 में था शायद, है ना, तो अन्य धर्म और मत जिसे ORP कहते हैं, ये कुल जनसंख्या में अपनी हिस्सेदारी 0.7% रखते हैं। और धर्म नहीं जो बताया कि मैं कोई धर्म नहीं बताया, है ना, तो ये इतने जनसंख्या है 0.2%। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले समय में बनते हैं, क्योंकि जनरल को पता है कि जो मेजर धर्म है इस्लाम हो गया, हिंदू हो गया, यहाँ से लोग याद रख लेते हैं, लेकिन ये छोटू सिंह को याद नहीं रखते हैं कि कोई जो धर्म ही नहीं बताया, या फिर जो कोई अन्य धर्म को मानते हैं, है ना, जो इतने पॉपुलर नहीं है। तो जो अन्य धर्म के मानने वाले हैं 0.7% है, और जो धर्म को नहीं मानते हैं 0.2% है ना, जो जिन्होंने नहीं बताया कुछ, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। इनके अलावा 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि बता दिए थे। इनके अलावा सबकी वृद्धि में परसेंटेज के हिसाब से तो बात हो ही गई थी कि कौन कितने प्रतिशत है। अब इसमें भी वृद्धि दर की बात कर लेते हैं कि इसके अपने आप में कितनी वृद्धि हुई। एक तो अनुपातिक रिलेशन से मैंने देखा कि भाई किसका घटा किसका बढ़ा। अब देखते हैं कि हिंदू के अपने में, सिर्फ हिंदू की बात करें कि कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो 16.8%, इस्लाम की 24.6%, ईसाई की 15.5%, सिख की 8.4%, बौद्ध की 6.1% और जैन की 5.4%। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। कथन एक है कि 1676 में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को पहली बार मापा था। सही है जी। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। ये भी सही है, क्योंकि जो ऊपर रहेगा प्रकाश का वेग, और प्रकाश के वेग से कोनो चीज में माध्यम का वेग हमेशा कम ही होगा। अंश ज्यादा और हर कम होगा तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगा। तो ये भी अपने आप में सही है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हमेशा ऋणात्मक होती है। ये गलत है जी। उत्तल लेंस चाहे उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस चाहे अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है। वस्तु की दूरी दोनों में निगेटिव होता है, चाहे तो उत्तल दर्पण हो चाहे तो उत्तल अवतल दर्पण हो। ठीक है, तो ये कुछ चिन्ह परिपाटी है जो मैंने रेलवे क्लास 2 या 3 में पढ़ा दिया है। अब आप नहीं पढ़े हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहाँ आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 3 है ये गलत है, धनात्मक होगा। इनके अलावा एक उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स कहते हैं भैया उत्तल को, और कॉनकेव कहते हैं अवतल को। ठीक है, हिंदी मीडियम का छात्र हूं तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ाता हूं, आपके लिए लिख दिया हूं। उत्तल लेंस और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आवर्धन का सूत्र यहाँ पे -v/u होता है। u क्या है, वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। जहां मैं दर्पण का सूत्र और लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u बताया था दर्पण वाला, और लेंस वाला बीच में माइनस हो जाएगा। तो यहीं पे मैंने इन सब चीजों का फुल फॉर्म बताया था कि कौन क्या है इनके लिए। अब देखिए, इस आवर्धन में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक हो जाता है, और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन पॉजिटिव हो जाता है। सूत्र यही रहता है। इनके अलावा प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे, जो आपका निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और जब प्रकाश के चाल को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 वर्णों में विभाजित हो जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे ऊपर रहता है लाल, सबसे नीचे रहता है बैगनी, है ना, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे ज्यादा है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। ठीक है, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, वो उतना ही छितराएगा। इसीलिए खतरे का सिग्नल जो है लाल रंग से बनाया जाता है ना। अपवर्तनांक का सूत्र मैंने अभी बता दिया, निर्वात में प्रकाश के वेग बट्टा माध्यम में प्रकाश का वेग। और आप जानते हैं कि प्रकाश का वेग जो है 3 × 8 3 × 8 की पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 3 × 10 की पावर 8 होगा ना, उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इस प्रकार से, है ना। तो आपका जो प्रकाश का वेग है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, और किसी भी माध्यम में इससे तो कम ही वेग होगा, और इससे अगर कम वैल्यू नीचे रखेंगे तो हमेशा कट के 1 से ज़्यादा रिजल्ट आएगा। इसीलिए किसी भी ऊपर में एक स्टेटमेंट दिया था कि अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। चलते हैं आगे। कुछ चीज़ों का अपवर्तनांक है जिसे आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है। बर्फ़ का अपवर्तनांक 1.13 होता है। अब अपवर्तनांक पता है, प्रकाश का वेग पता है, तो आप जो है माध्यम का जो आपका अपवर्तनांक है वो निकाल सकते हैं, है ना। माध्यम में चाल प्रकाश का निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 3 ही चीज़ तो होगा। एगो तो आपका लाइट का जो आपका चाल हो जाएगा निर्वात में, फिर यहाँ पे माध्यम में जो लाइट का चाल होगा ये, और यहाँ पे अपवर्तनांक का सूत्र है। तो 2 चीज़ पता रहेगा तो तीसरा निकाल सकते हैं। जल का अपवर्तनांक 1.33, एल्कोहल का 1.36, कांच का 1.52, बेंजीन का काफ़ी पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में 1.8 होता है, किरोसिन का 1.44 होता है,
क्वार्ट्ज का 1.46 होता है, नमक का 1.54 होता है, हीरा का 2.42 होता है। ठीक है, अपवर्तनांक से कौन चीज़ का नियम रिलेट है, तो आप कहेंगे स्नेल का नियम, है ना। इनके अलावा एक खगोलीय एकक तो आप सभी को पता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। उपसौर अपसौर बता दिए थे, इक्विनॉक्स बता दिए थे क्या होता है। एक प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, क्योंकि प्रकाश जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा। सघन माध्यम नाम से स्पष्ट है कि थोड़ा ठोस जैसे होगा, अब विरल माध्यम लूज जैसे होगा, ऐसे ही समझ जाइए, है ना। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागता है ना। ठोस से लूज में जाएगा तो दूर भागेगा, और लूज वाला से ठोस में आएगा। जैसे कांच और पानी में सघन माध्यम कौन होगा, तो कांच हो जाएगा, समझने के लिए, है ना। तो अगर विरल से सघन में आ रहा है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ से भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि जब आपका जो है फ्रीक्वेंसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, माफ कीजिएगा। जब आपका जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, बाद में की आयाम, वेग, है ना, ये सब बदल जाती है तरंग दैर्घ्य के अनुसार। इनके अलावा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से जीएसटी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। जीएसटी से संबंधित 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है जी। 2014 में आया था, लेकिन 16 में पारित होकर 17 में लागू हुआ था। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी, जिसे 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित किया गया था, सही है जी। जीएसटी पंजीकरण संख्या में टोटल 15 को डिजिट होता है, ये बात भी सही है, तो तीनों कथन सही हो जाएगा। जीएसटी से संबंधित 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को, और राष्ट्रपति 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है। तथा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, सबसे पहले असम में लागू हुआ था। और भारतीय जीएसटी जो है ये कनाडा के मॉडल पे आधारित है, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत में जीएसटी का स्लैब 5 प्रकार के हैं, 0, 5, 12, 18, 28। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भारत में वित्त मंत्री होता है। इस परिषद में टोटल 33 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 सदस्य केंद्र सरकार के और 31 सदस्य यूटी और राज्य को मिलाकर के आते हैं। आर्टिकल 279A जो है ये जीएसटी परिषद से संबंधित है ना। जीएसटी पूरे दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में स्थापित हुआ था, और भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये आपका कनाडाई जीएसटी मॉडल पर आधारित है, और भारत 161वां देश है जो जीएसटी को लागू किया है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना भैया। तो इस प्रकार से जो है आज का ये था आपका क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग बाय कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके।